हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर 2025 का। कोड है इस पेपर का 55/6/2। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम्स अ पावर पी। इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। हमें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया डबल इट्स लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2L और थिकनेस भी कम होगी वायर की, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो आ जाएगा रो इंटू 2L इंटू डिवाइडेड बाई ए बाई 2। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि वायर सेम है हमारी। नया रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। पावर P पहले के केस में हो जाएगी V² बाई R। अब हमने उसे सेम बैटरी से कनेक्ट किया है तो V सेम रहेगा, R हो जाएगा 4R। तो जो पावर आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी P/4। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertically held bar magnet is dropped along the axis of a copper ring having a cut as shown in the diagram. The acceleration of the falling magnet is। अगर ये कॉपर रिंग यहाँ प्रेजेंट ना होती तो ये मैग्नेट जो है वो अंडर ग्रेविटी नीचे जाती। अब रिंग जो है अगर कंप्लीट रिंग होगी तो उस केस में क्या होता, जैसे जैसे ये मैग्नेट नीचे की तरफ मूव करेगी तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिंग में से क्या होगी, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस होगा। एज पर लेंज लॉ उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। यानी कि जब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस रिंग की तरफ मूव करेगा तो इस रिंग के अंदर करंट कुछ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज। अब नॉर्थ को तब अपोज करेगा जब जो रिंग का अपर फेस है उसके अंदर करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी ये जो फेस बनेगा वो नॉर्थ बनेगा और नीचे वाला फेस क्या बनेगा, साउथ। तो इस केस में तो अगर रिंग हमारी कंप्लीट होती तब तो हमारे पास आंसर आता लेस देन जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जो एक्सेलरेशन है फॉलिंग मैग्नेट की वो जी से क्या आएगी, कम। पर इस गिवन क्वेश्चन में जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं है। रिंग कंप्लीट नहीं है इसीलिए इस रिंग के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस ना होने के कारण कोई जो फ्लक्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, जी ही रहेगी। इसका आंसर आएगा सी। थर्ड क्वेश्चन। A straight conductor is carrying a current of 2 ampere in positive x direction along it. एक स्ट्रेट कंडक्टर है, along x एक्सिस उस कंडक्टर को प्लेस किया गया है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड को देखकर हमें पता चल रहा है कि फील्ड अप्लाई की गई है YZ प्लेन में। द फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस कंडक्टर की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी, तो लेंथ वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 0.1 आई कैप मीटर। हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स। फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास I इंटू एल क्रॉस बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी गिवन है हमें 2, L हो जाएगा 0.1 आई कैप, क्रॉस B है हमारे पास 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप। सॉल्व करेंगे इसे हम 0.2 आई क्रॉस जे, आई जे के, आई क्रॉस जे
के आएगा, तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 के कैप। फिर आई क्रॉस 0.8 के कैप है, आई क्रॉस के क्रॉस आई आएगा पॉजिटिव जे, आई क्रॉस के हो जाएगा नेगेटिव जे, तो -0.8 जे कैप। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.12 के कैप -0.16 जे कैप न्यूटन, विच इज आवर ऑप्शन बी। Question number 4th. An AC source is connected to a resistor and an inductor in series. एक AC सोर्स कनेक्टेड है एक रेजिस्टर से और एक इंडक्टर से, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द इंडक्टर आर 8 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट और इंडक्टर के अक्रॉस है 6 वोल्ट। हमें सोर्स की वोल्टेज बतानी है, तो V का एक्सप्रेशन हो जाएगा अंडर रूट VL² वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस VR² वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अंडर रूट 6² प्लस 8² 36 प्लस 64 रूट 100, तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज आ जाएगी 10 वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A proton and an alpha particle enter with the same velocity v in a uniform magnetic field B such that V is perpendicular to B. हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ। ओके, रेडियस का एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास mv/qb इन द केस v इज परपेंडिकुलर टू b। अब यहाँ पर प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम लिखें तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी v है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड है b। ऐसे ही रेडियस अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू b। रेशो कैलकुलेट करना है, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन को रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल से, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4m। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर q है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2q। तो यहाँ से हमारे पास जो रेशो आ जाएगा m से m कैंसिल, q से q कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2। रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coherent waves each of intensity I0 produces interference pattern on a screen. हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एवरेज इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा I max प्लस I minimum बाय 2। I max किस केस में होगा, पहले हम I का एक्सप्रेशन लिखते हैं मैक्स के लिए, तो वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। मैक्सिमम के केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा I0 प्लस 2 I0 कॉस 0 हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 4 I0। इन द सिमिलर वे I मिनिमम हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, और यहाँ फाई की वैल्यू होगी हमारे पास 180 डिग्री। I0 प्लस 2 I0 कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, तो यहाँ से I मिनिमम आ जाएगा हमारे पास 0। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज इंटेंसिटी। I maximum 4 I0, I minimum 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 I0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ आर एस एंड आर पी आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज ऑफ एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ आर एस माइनस आर पी। हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू है r। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को ऐड करते जाएंगे, r प्लस आर अप टू n टाइम्स, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा nr। ऐसे ही नेट रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कैलकुलेट करें तो 1/r p आ जाएगा, 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास n/r। तो आर पी हो जाएगा हमारे पास r/n। अब हमें आर एस माइनस आर पी कैलकुलेट करना है, यानी कि n r माइनस आर बाई एन, आर कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1/n हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 1/n। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ अ डिजायर्ड रेंज। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं शंटिंग यानी कि पैरेलल में। सी इज आवर राइट आंसर। Question number 9th, inside a nucleus, the nuclear force between proton and proton, proton and neutron and neutron and neutron are FPP। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों सेम रहेंगी क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गिवन है हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट कर लेंगे इसे जूल में, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 जूल। हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। ओके, हमें पता है मोमेंटम p किसके इक्वल होता है? h बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास h बाय पी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है, मोमेंटम p होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बस अब हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। लैम्डा इज इक्वल्स टू है h ओवर h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। एनर्जी 5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सारा एसआई सिस्टम में लिया है मैंने। h हो जाएगा जूल सेकंड में, मास लिया है किलोग्राम में और एनर्जी भी लिया है हमने जूल में। तो इसको सॉल्व करने पर जो डी वैल्यू आएगी लैम्डा की, वो आएगी हमारे पास 0.55 नैनोमीटर। Question number 11, the piece of a diamagnetic material free to move when placed in a uniform magnetic field। The word हमें जो कैच करना है यहाँ वो क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में जो पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मूव नहीं करेगा। Question number 12th, the momentum in kg meter per second of a photon of frequency। किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम। अभी अभी हमने देखा था कि मोमेंटम p किसके इक्वल है? h बाय लैम्डा। लैम्डा फर्दर किसके इक्वल होगा? c इक्वल होता है लैम्डा इंटू न्यू के, तो लैम्डा आ जाएगा c बाय न्यू, यानी कि मोमेंटम p हो गया h न्यू बाय c। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14। स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा।
यहाँ तक 1 to 12 हमने MCQs डिस्कस किए हैं। अब है 13 to 16 assertion and reason। Question number 13. A hole is an apparent free particle with effective positive electronic charge. Assertion बिल्कुल ठीक है। होल का मतलब क्या होता है? एक फ्री पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। Reason. A hole is not necessarily a vacancy left behind by an electron in the valence band. Reason. Assertion तो ट्रू है पर रीज़न हमारा फॉल्स है। होल एक वैकेंसी ही है जो कि कब क्रिएट होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14th। इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एबिरेशन। असर्शन अगेन ट्रू है हमारा, क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर। Chromatic aberration occurs only due to refraction of light. Yes, reason भी correctly explain कर रहा है, क्योंकि chromatic aberrations refraction of light के कारण होती है और reflecting telescope में refraction नहीं होगी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। The binding energy per nucleon is practically constant for mass number in the range, right? Binding energy per nucleon मास नंबर 30 से लेकर 170 तक के लिए लगभग कांस्टेंट रहती है। असर्शन ट्रू है। न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉर मास नंबर इन द रेंज आर नॉट शॉर्ट रेंज, तो ये गलत है। न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ पर से अगेन ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो कैसी होती हैं? शॉर्ट रेंज। तो अगेन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। असर्शन जिसमें है ट्रू और रीजन है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16th। X-rays are produced when slow moving electrons are stopped by a metal target of high atomic number। यहाँ पर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आएगा? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो असर्शन ही फॉल्स हो गया है हमारा। एक्स-रेज कंसिस्ट ऑफ लो एनर्जी फोटोन, नहीं, एक्स-रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स, तो रीज़न भी क्या है हमारा? फॉल्स है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन इसका आ जाएगा 16th का हमारे पास डी। हमने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो इस पेपर का डिस्कस किया है, कोड 55/6/2। अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें, देखा जाए कि किस किस एक क्वेश्चन रहा है इसमें हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, फिर ऐसे ही मैग्नेटिज्म से, अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिज्म, EMI, अगेन मैग्नेटिज्म, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पर से क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर से टॉपिक है हमारे पास। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर से MCQs फ्रेम हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अगेन ऑप्टिक्स पर से है, न्यूक्लियर फोर्सेस पर से है, एटम एंड न्यूक्लियाई से है, एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज़ पर से क्वेश्चन है, एक्स-रेज बेसिकली हैं क्या उस पर से क्वेश्चन है, और हमारे पास सेमीकंडक्टर से भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।